Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today we are going to start chapter number 24, Evolution. Introduction of evolution. The questions of origin of Earth and life on it have been on minds of humans since prehistoric times. Many of us are also concerned with questions of origin. How old is the planet Earth? How long has life been on the Earth? How did life arise on the Earth? How did a certain animal species come into existence? Answers of these questions come from scientific inquiry, and in this chapter we will study some aspects of organic evolution. स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या होती है? जिस वक्त ये एवोल्यूशन का कंसेप्ट बनाया गया, इससे पहले बहुत सारे लोगों का ये बिलीफ होता था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सडनली, यानी एबायोजेनेसिस का प्रोसेस इससे आप फेमिलियर है कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग प्रोड्यूस हो जाती है। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो होती है, एक होती है केमिकल एवोल्यूशन, एक होती है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन ये होती है कि केमिकल कंपाउंड्स से ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की होती है कि कोई सभी जो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस होना ओवर सक्सेसिव जनरेशंस, और उनसे एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होना, यानी ऑर्गेनिज्म से ही नए टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं। ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होती है। इसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं जैसे द प्रोसेस इन विच चेंजेस इन जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म occur in response to environmental changes। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन मैंने बोली अभी। Evolution refers to the process that have transformed life on the earth from its earliest form to the vast diversity that we observe today. Evolutionary changes is based mainly on the interactions between populations of organisms and their environments. Whenever we say or hear the word evolution, name of Darwin comes in our mind immediately, क्योंकि ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसने फर्स्ट टाइम एविडेंसेस के थ्रू इसने ये चीज़ जो थी ये एक्सप्लेन की थी कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो पहले वाले ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस होती रहती हैं, सिंपलर ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स वजूद में आते रहते हैं। तो इसने ये इसीलिए ये जो है डार्विन का इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो उसने एक एवोल्यूशन का जो पूरा मैकेनिज्म है वो उसने अपनी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू एक्सप्लेन किया। The process in which changes in heritable characteristics of population occurs over successive generations। ये एक प्रिसाइज्ड डेफिनेशन है एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स, कैसे ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व हुए। स्टूडेंट्स इसको आपने एक स्टोरी की तरह इस पूरे टॉपिक को आपने याद रखना है। One of the speculations trying to explain the origin of life is that it may have begun deep in the oceans in underwater hot springs called hydrothermal vents। तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि जो लाइफ है वो वाटर से स्टार्ट हुई है, और वाटर में भी जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या होते हैं कि ज़ेरे ज़मीन, स्टूडेंट्स आपको पता है कि अर्थ में आपको पता है कि मैग्मा होता है, अर्थ क्रस्ट होता है। तो ये जैसे यहाँ पे ये एक वोल्केनिक ये रॉक है, वोल्केनोज है, इसमें ये आपको लावा निकलता हुआ नजर आ रहा है कि ये अर्थ क्रस्ट यहाँ से ये फट जैसे उसमें क्रैक होता है। उससे क्या होता है कि ये हॉट जो लावा होता है वो यहाँ से बाहर निकलता है। तो कुछ रॉक्स में जो होता है वो लावा जो होता है वो उनमें उनकी सरफेसेस बिल्कुल ही उनकी सुपरफिशियल सर्विस के सरफेसेस के साथ ही नीचे ही मौजूद होता है, और वहां से वो निकलता रहता है। सेम इज द केस इन अंडर वाटर हॉट स्प्रिंग। इसमें क्या होता है कि जहाँ पर सी वाटर में जो समंदर है, समंदर की जो उसमें जो बेस है वहां पर जो क्रस्ट है, उस क्रस्ट में यहाँ पे होल्स होते हैं। जैसे ये आपको नजर आ रहा है, जैसे वोल्केनोज होती हैं उसी तरीके से जेर जमीन यहाँ पे समंदर में भी जो क्रस्ट होता है उसमें वहां से मैग्मा निकलता है। ये हर जगह पे नहीं होता, कुछ जगहों पर होता है।
तो उस क्रैक में से जो यहाँ पर जो जितना भी ये मैग्मा, क्योंकि ये लावा जो होता है ये यहाँ पर उसकी सरफेस पे आया होता है, इसकी वजह से यहाँ पर जितना भी पानी होता है वो बहुत ही ज्यादा गर्म पानी होता है, जो बाकी सी वाटर के साथ मिल मिल के उसको हॉट वाटर करता रहता है। ये जहाँ से जितनी भी हीट बाहर निकलेगी वो इस सी वाटर को, इस जगह वाले को हॉट कर देगी। इसको हाइड्रोथर्मल वेंट्स बोलते हैं। तो ये इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स से जो है वो लाइफ स्टार्ट हुई है। यहाँ पर अभी भी इसका इंडिकेशन क्या है कि group of bacteria is inhabited over there, and we discovered a group of bacteria named archaebacteria that can tolerate the temperatures up to 120 degrees centigrade. तो इन इनके बारे में कहा जाता है कि ये बैक्टीरियाज अभी भी ये बहुत सारी एक्सट्रीम टेम्परेचर की कंडीशंस पर ये बैक्टीरिया नजर आते हैं। तो यही बैक्टीरिया जो थे ये इवॉल्व हुए, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे रह जाते हैं, इवन हाइड्रोथर्मल वेंट्स में। और हाइड्रोथर्मल वेंट्स ही क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये टेम्परेचर यहाँ पर हाई होता है और ये वाटर जो होता है वो इन यहाँ का जो होता है उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे केमिकल्स जो लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं वो यहाँ पर प्रोड्यूस होते रहते हैं। इस वजह से हाइड्रोथर्मल वेंट्स में ये लाइफ स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले बैक्टीरिया बने, और उनमें उन बैक्टीरियाज को जो सबसे पहले बने थे उनको हम आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं, एंशियंट टाइप ऑफ द बैक्टीरिया। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस हुई बैक्टीरियाज में, प्रोकैरियोट्स में, और वो फिर उनसे यूकैरियोट्स निकले। The nutrients produced in the primitive environment would have limited early life. The life were to continue, another source of nutrients was added. यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो होते थे वो प्रिमिटिवली उस इन्वायरमेंट में वो एडिड होते रहे, यानी जितने भी प्रोकैरियोट्स पहले बने थे वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ऐड होते गए और मजीद ऑर्गेनिज्म जो है वो बनते गए। लेकिन जो एवोल्यूशन ऑर्गेनिजम्स की जो ज्यादा हुई है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट में एड अप होना, और वो हुआ फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस प्रोबेबली फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ डिविंडिंग सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। डिविंडिंग बोलते हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जो शॉर्टर होते हैं, स्मॉल अमाउंट में होते हैं, तो उस कम अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स थे उनमें फोटोसिंथेसिस ने एक मेजर रोल प्ले किया एवोल्यूशन में। और न्यूट्रिएंट्स जो थे, ऑक्सीजन जो थी, इस तरह की चीजें जो है वो एड अप हुई एनवायरनमेंट में। द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म प्रोबेबली यूज्ड हाइड्रोजन सल्फाइड। लेकिन जो एविडेंसेस ये बताती हैं जो पहले ऑर्गेनिज्म जो थे जो फोटोसिंथेसिस करने वाले थे वो सल्फोजेनिक थे, और ये हमें सल्फोजेनिक बैक्टीरिया अभी भी मिलते हैं इसी तरह से as a source of hydrogen for reducing carbon dioxide to sugars. लेटर वाटर सर्व्ड दिस सेम पर्पस, और उसके बाद जो ऑक्सीजेनिक जो बैक्टीरियाज हैं वो हुए। जो हाइड्रोजन सल्फाइड जो सल्फोजेनिक होते हैं उस हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं अपने उसकी ब्रेक डाउन करके, और उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और सल्फर को रिलीज करते थे। इन बैक्टीरिया से इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं हुई। लेकिन जैसे ही बाद में एवोल्यूशन हुई ऑक्सीजेनिक बैक्टीरियाज की, या ऑक्सीजेनिक प्रोकैरियोट्स आप कह सकते हैं, तो उन ऑक्सीजेनिक प्रोकैरियोट्स ने क्या किया, उन्होंने इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की अमाउंट जो थी वो एड अप करना शुरू कर दी उनके फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस की वजह से। And oxygen liberated by photosynthetic reactions began to accumulate in the atmosphere. Earth and its atmosphere slowly began to change, और आहिस्ता आहिस्ता अर्थ चेंज होना शुरू हो गई। ओजोन लेयर जो है वो अपर एटमॉस्फेयर में वो कंप्लीट वो बनना शुरू हुई, और उसके बाद उसने फिल्टर करना शुरू कर दी हार्मफुल रेडिएशंस को जो सूरज से जमीन तक नहीं पहुंचती थी। उससे मजीद सपोर्ट मिली और ऑर्गेनिजम्स जो थे वो उनकी एवोल्यूशन का प्रोसेस और भी ज्यादा अच्छे तरीके से हुआ, नए से नए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बनते गए। द रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर स्लोली बिकेम एन ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो गया, यानी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जिन्होंने ऑक्सीजन रिलीज की इन्वायरमेंट में उनसे कौन कौन सी चेंजेस हुई, उनसे एटमॉस्फेयर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हुआ। जिनमें कौन सी चेंजेस है, ओजोन लेयर बनी जिसने यूवी रेस को फिल्टर करना शुरू किया। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, और ऑर्गेनिज्म जो थे वो ऑक्सीजन यूटिलाइज करना शुरू हो गए जो कि पहले नहीं था। About 420 million years ago, enough protective ozone had built up to make
life on land possible. Ironically, the change from the reducing atmosphere to an oxidizing atmosphere also means that life could no longer arise abiotically. इसने उस कंसेप्ट को खत्म किया कि जो ये कहा जाता था कि ए बायोजेनेसिस होती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अचानक ही नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म जो शिफ्ट हुआ, इसकी इस शिफ्टिंग से क्या हुआ कि वो जो पहले वाले ऑर्गेनिजम्स थे उन्हीं में ही चेंजेस होना शुरू हुए क्योंकि उनको चेंज्ड एनवायरनमेंट मिला और आहिस्ता आहिस्ता नए ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए। द फर्स्ट सेल्स वर मोस्ट लाइकली वेरी सिंपल प्रोकैरियोटिक फॉर्म। शुरू वाले सिर्फ सिंपल प्रोकैरियोट्स थे। द प्रोकैरियोट्स may have arisen more than 3.5 billion years ago. प्रोकैरियोट्स about 3.5 billion years ago उनका ओरिजिन हुआ and eukaryotes are thought to have first appeared about 1.5 billion years ago. The eukaryotic cell might have evolved when a large अब ये यहाँ पर यूकैरियोट्स की प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स की एवोल्यूशन जो है उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है और उसको डिस्क्राइब किया बहुत सारे एवोल्यूशनिस्ट्स ने और उन्होंने बहुत सारे हाइपोथेसिस जो थे वो प्रपोज किए। यहाँ पर हमने दो हाइपोथेसिस पढ़ने हैं, एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस और मेम्ब्रेन इमेजिनेशन हाइपोथेसिस। सो हियर आर हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन of evolution of eukaryotes from prokaryotes. When a large anaerobic amoeboid prokaryote कि कैसे यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स से इवॉल्व है यानी प्रोकैरियोट्स तो बन गए, ये बात तो कंफर्म है। ये सबसे पहले प्रोकैरियोट्स बने थे अबाउट 3.5 बिलियन इयर्स अगो और उसके बाद 1.5 बिलियन इयर्स अगो जो है वो यूकैरियोट्स बने हैं। अब वो यूकैरियोट्स कैसे बने हैं कि जो शुरू वाले जो प्रोकैरियोट्स थे वो अमेबाइड प्रोकैरियोट्स थे, यानी अमेबाइड जैसे अमेबा की शेप होती है उसमें इसी तरीके से अमेबाइड प्रोकैरियोट्स जो थे वो उस दौर में थे और वो थे एनाएरोबिक क्योंकि उस वक्त जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई एनवायरनमेंट में नहीं थी। ये जिस वक्त ये प्रोड्यूस हुए एंशिएंट जो बैक्टीरियाज हैं या प्रोकैरियोट्स हैं, इनमें कैसे चेंजेस हुए कि दे इंजेस्टेड स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ ऑक्सीजन सप्लाई हुई, कुछ बैक्टीरियाज जो थे वो एरोबिक बैक्टीरियाज बन गए, ऑक्सीजन को यूज करने लग गए। अब जब ऑक्सीजन को यूज कर अब वो जो एरोबिक बैक्टीरियाज जो हैं ये एनारोबिक भी मौजूद थे, एरोबिक भी मौजूद थे। अब एवोल्यूशन यूकैरियोट्स की कैसे हुई, ये तो सारे डिफरेंट टाइप्स के प्रोकैरियोट्स थे। अब ये हुआ कि कुछ जो एनारोबिक अमीबाइड अमीबाइड इसलिए है कि वो इंगल्फ कर सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, इंजेस्ट करना इंगल्फ करना, इसीलिए वो अमीबाइड प्रोकैरियोट्स कहला रहे हैं। अब अमीबाइड प्रोकैरियोट्स जो एनारोबिक थे उन्होंने किसी एरोबिक बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया। अब जैसे ही एरोबिक बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया तो क्या किया इन्होंने एंड स्टेबलाइज देम इंस्टेड ऑफ डाइजेस्टिंग देम, उन्होंने उसको डाइजेस्ट नहीं किया, वो स्टेबलाइज हो गए उनकी बॉडी में और वो एरोबिक बैक्टीरिया भी उनके अंदर ही अपनी एरोबिकली काम करना उसने शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता वो एरोबिक बैक्टीरिया जो इन्होंने इनगल्फ किया था वो माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया। दिस आइडिया इज नोन एज एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस। इस आइडिया को एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस बोलते हैं कि यानी इनसाइड जैसे एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है तो इनसाइड एक एसोसिएशन बनाकर रहे कुछ प्रोकैरियोट्स जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते होते कन्वर्ट होते होते ऑर्गेनेलिज में कन्वर्ट होते हैं। एंड वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय लाइन मार्गिल्स। ये मार्गिल ने ये वाला हाइपोथेसिस प्रपोज किया था, उसने सबसे पहले ये वाला आइडिया दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस द एरोबिक बैक्टीरिया developed into mitochondria which are the sites of aerobic respiration and most energy conversion in eukaryotic cells. The possession of these mitochondria like endosymbionts brought the advantage of aerobic respiration to the host. अब इन एरोबिक बैक्टीरिया का एनारोबिक अमीबाइड बैक्टीरिया की बॉडी में उसके सेल में मौजूद होना ये किस चीज की उसके लिए एडवांटेज बना कि वो भी एरोबिकली रेस्पिरेशन के फायदे उठा सके। फ्लैजेला ने क्या किया, फ्लैजेला whip like structures may have arisen through the ingestion of prokaryotes। फ्लैजेला कैसे आए, जो अर्ली जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे यूकैरियोट्स जो थे फ्लैजिलेट्स जो थे तो वो कैसे हुआ कि कुछ बैक्टीरियाज ने स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरियाज जिनको स्पाइरोचीट बोलते हैं वो इंजेस्ट कर लिए। अब कुछ प्रोकैरियोट्स ने क्या किया, जैसे एनाएरोबिक अमीबाइड बैक्टीरिया ने इंजेस्ट किया था एरोबिक बैक्टीरिया, इसी तरीके से क्या किया एरोबिक ये कुछ प्रोकैरियोट्स ने क्या किया स्पाइरोचीट को इंजेस्ट कर लिया।
Ingestion of the prokaryotes that resembled present-day cyanobacteria would have led to the endosymbiote development of the chloroplast in the plant. अब क्लोरोप्लास्ट किस तरीके से बना कि कुछ जो प्रोकैरियोट्स थे उन्होंने साइनोबैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है उसको इंजेस्ट किया और वो साइनोबैक्टीरिया जो था उसको स्टेबलाइज किया, उसको डाइजेस्ट नहीं किया बल्कि वो उसकी बॉडी में स्टेबलाइज रहा और आहिस्ता आहिस्ता साइनोबैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो, स्पायरोचीट फ्लैजेला में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से ऑर्गेनिज्म जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता सेल जो था वो प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक बना, फिर जब एक सिंगल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट से एक यूकैरियोट बन गया तो वो यूकैरियोट में भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चेंजेस हुई जिनसे वो मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट होता गया और सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनते गए। अनदर हाइपोथेसिस, दूसरा हाइपोथेसिस क्या है प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स का बनना, वो मेम्ब्रेन इमेजिनेशन है। वो क्या बना बताता है, for the evolution of eukaryotic cells proposed that prokaryotic cell membrane invaginated। ये कहता है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल की जो मेम्ब्रेन थी वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो गई, फोल्ड हो गई और उसने अपने अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल जो था उसकी कॉपीज भी साथ ही उसके अंदर फोल्ड हुई, इनक्लोज हो गई। दिस इमेजिनेशन रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ सेवर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड एंटिटीज, और इस अंदर की तरफ फोल्डिंग से जो वो एक सेपरेट एक स्ट्रक्चर इनसाइड बन गया वो ऑर्गेनेलिस में कन्वर्ट हो गया और वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस जो है वो सारी इसी से ही वजूद में आई। These entities could then have evolved into eukaryotic mitochondrion, nucleus, chloroplast। ये फिर इस तरह से जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, उनमें कन्वर्ट होना शुरू हो गए। Whatever the exact mechanism for the evolution of the eukaryotic cell might be, the formation of the eukaryotic cell led to the dramatic increase in the complexity and diversity of the life form on the earth. At first, these newly formed eukaryotic cells existed only by themselves. Later, however, some probably evolved into multicellular organisms, in which various cells became specialized into tissues, which in turn formed organs for many different functions, and these multicellular forms then adapted themselves to life in a great variety of organisms। यानी जो भी मैकेनिज्म है, जिस भी हाइपोथेसिस को हम करेक्ट समझे कंसीडर करें, हुआ यही कि सबसे पहले ये वाले जो प्रोकैरियोट्स थे वो यूकैरियोट में कन्वर्ट हुआ और वो शुरू में वो जस्ट खुद ही सेपरेटली सरवाइव करते थे। आहिस्ता आहिस्ता उनके आगे प्रोजेनी भी बढ़ी, उनमें मजीद इन्वायरमेंट भी मजीद चेंज होता गया और उस चेंज इन्वायरमेंट में उनके ऊपर और भी एवोल्यूशनरी चेंजेस जो थी उन्होंने अडॉप्ट की और वो मल्टी सेलुलर और फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गए। स्टूडेंट्स, ये दो हाइपोथेसिस हैं। जो ये वाली डायग्राम नजर आ रही है ये एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस है, ये जो दूसरी है ये मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस बता रही है। एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस जो है वो क्या बताता है, प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसने उसमें किस तरीके से चेंजेस हुई हैं। एंडोसिम्बियोट में ये देखें, ये अमीबाइड प्रोकैरियोट है, होस्ट इसको बोलेंगे क्योंकि इसने इसको इंजेस्ट किया, एरोबिक बैक्टीरिया को इंजेस्ट किया, ये इसकी बॉडी में ही स्टेबलाइज हुआ और वक्त के क्योंकि इसने अपनी स्टेबलाइज हो गया है, ये कंप्लीट अंदर मौजूद है, ये अपना फंक्शन प्रॉपरली करेगा। तो अपना फंक्शन करते करते आहिस्ता 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 ये माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया और ये अब आपके पास अमीबाइड फॉर्म जो है इट इज हैविंग माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद क्या हुआ, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो बन गया, अब इसने क्या किया, एक स्पायरोचीट को फॉर एग्जांपल इंजेस्ट किया। अब स्पायरोचीट जैसे ही आया तो स्पायरोचीट आहिस्ता आहिस्ता इसकी बॉडी में फ्लैजेला में कन्वर्ट हो गया। अब जो ये वाला ऑर्गेनिज्म है इसको हम बोल रहे हैं एंसेस्टर अमीबोफ्लैजिलेट। अब इसने ये इसमें किस तरह के चेंजेस हुई हैं, कुछ तो आहिस्ता आहिस्ता इसी तरीके से चेंज हुए हैं और वो हेटरोट्रोफिक यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हो गए। यही जो एंसेस्टर अमीबोफ्लैजिलेट्स थे ये मजीद इनमें एवोल्यूशनरी चेंजेस हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये जो आज यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जो खुद ही अपनी जो फ्लैजिलेटेड होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो अपनी जैसे प्रोटोजोन्स होते हैं वो अपनी एनर्जी खुद ही ऑब्टेन कर सकते हैं, तो वो हेटरोट्रॉफिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। कुछ में क्या हुआ, कुछ ने साइनोबैक्टीरिया को इनगल्फ किया और वो साइनोबैक्टीरिया उनकी सेल में स्टेबलाइज हुआ और वो फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक होते हैं साइनोबैक्टीरिया, तो इन्होंने फोटोसिंथेसिस की, तो इस तरीके से ये ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट बन गया। तो हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक इसी एंसेस्टर अमीबोफ्लैजिलेट से वो वजूद में आ गए।
फिर इनमें मजीद चेंजेस हुई जिनसे ये आहिस्ता 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 मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस क्या बताता है? अ प्रोकैरियोटिक सेल, here is a prokaryotic cell, it duplicates its genetic material at several points। ये आप देख सकते हैं, इसने अपना जीनोम जो था उसमें जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट कर लिया। And then the plasma membrane invaginates to form double membrane bounded organelles like this। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनकी इन्वेजिनेट हो गई इसी जेनेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द। इस तरीके से ये उस अंदर की तरफ फोल्ड हो गई है। अब जैसे ये फोर एंड द इंडिविजुअल जीनोम सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर। अब ये इंडिविजुअल जीनोम जो है इट इज गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड द न्यूक्लियर जीनोम इवेंचुअली एनलार्जेस। जो न्यूक्लियर जीनोम जिसने बनना था सेंट्रल फॉर एग्जांपल, ये वाली जो इन्वेजिनेशन हुई है ये क्या हुई है, ये सर्टेनली ये enlarge हो गई है while the other organelles genomes lose many of their genes resulting in eukaryotic cell। जो कुछ जो जिसने सेंट्रल जो न्यूक्लियस बना है वो वाली उसका जो जीनोम था वो ज्यादा मुकम्मल और प्रॉपर वो हो गया, वो enlarge हो गया। बाकी जो ये रेप्लिकेशन हुई थी इनमें से कुछ जीन्स जो थी वो वक्त के साथ किसी इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से कुछ जीन्स जो थी वो लॉस्ट हो गई, कुछ उसमें मौजूद रही और वो अपनी सेपरेटली उन जो जीन्स मौजूद थी उन्होंने एक्सप्रेस किया, उन्होंने फंक्शन किया और अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करने शुरू हो गए। इस तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर दी है, माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया और अभी भी जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है इनका अपना सेपरेट जेनेटिक मटेरियल होता है। इस तरीके से यूकेरियोटिक सेल बना। तो ये जो भी हाइपोथेसिस जो है जिसको भी कंसीडर करें दोनों के रिजल्ट में जो है वो सक्सेसिव जनरेशंस ओवर जनरेशंस चेंजेस होती है। डार्विन डार्विन क्या है, he was born in Shrewsbury in Western England in 1809। he joined the expedition on Beagle to South American coastline। इसको ये क्या किया, बीगल जो था वो शिप था, HMS बीगल जिसको बोला जाता है। तो उस बीगल पे इसने साउथ अमेरिका अमेरिकन कोस्टलाइन का जो था वो पूरा सफर वो इसने तय किया। ऑलमोस्ट ये कहा जाता है कि 5 इयर्स तक का इसका ये टूर्स जो थे वो ये रहे जिसमें इसने बहुत सारी डिस्कवरीज की। ही ऑब्जर्व्ड एंड कलेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ स्पेसिमेंस ऑफ डाइवर्स फाना एंड फ्लोरा। फाना जो होता है ये एनिमल्स को बोलते हैं, फ्लोरा जो होते हैं प्लांट्स को बोलते हैं साउथ अमेरिका। ही नोटिस दैट द फाना एंड फ्लोरा ऑफ द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट हैड अ डेफिनिट साउथ अमेरिकन स्टैम्प वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लाइफ फॉर्म्स ऑफ द यूरोप। जो यूरोप में उसने जितने भी स्टडी किए हैं लाइफ फॉर्म्स उनमें से इसने कहा कि जो साउथ अमेरिकन है जिसको भी देखता हूँ चाहे वो डिफरेंट स्पीशीज है जैसे मुख्तलिफ सारी फिंचेस हैं या और एनिमल्स हैं, वो कहते हैं जितने भी देखे उन सब पे वो सब वहीं पे उसी साउथ अमेरिका से रिलेटेड मिले। उनके ऊपर मुझे ऐसे लगा कि जैसे स्पेसिफिक स्टैम्प हो कि हाँ ये साउथ अमेरिकन ही है। Furthermore, the South American fossils that Darwin found, though clearly different from the modern species। और उसने जो fossils वहाँ पे उस साउथ अमेरिका के वहाँ से लिए वो वहाँ की अब मॉडर्न स्पीशीज से डिफरेंट थे, लेकिन वो बहुत सारी एस्पेक्ट्स में साउथ अमेरिकन उन लिविंग जो प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीशीज हैं उनसे रिजेंबल करते थे। A particularly puzzling case of geographical distribution was the fauna of the Galapagos Islands। उसने गैलापागोस आइलैंड्स जो थे वो भी विजिट किए। अब ये जो गैलापागोस आइलैंड्स थे इनका जो केस था इसमें इसको थोड़ा सा डिफरेंट मिला। मोस्ट ऑफ द एनिमल स्पीशीज ऑन द गैलापागोस लिव नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। बहुत सारी स्पीशीज जो हैं गैलापागोस की अब वो और भी बहुत सारी जगहों पर सरवाइव करती हैं पूरी वर्ल्ड में। although they resemble the species living on the South American mainland। उसने ये ऑब्जर्व किया कि ये स्पीशीज रिजेंबल करती हैं जो साउथ अमेरिका मेन लैंड है उससे इस आइलैंड्स की बहुत सारी स्पीशीज जो है वो रिजेंबल करती हैं। इट वाज दो द आइलैंड्स वर कॉलोनाइज्ड बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट स्ट्रेट फ्रॉम द साउथ अमेरिकन मेनलैंड। उसने यहाँ से ये उसने ऑब्जर्वेशन की कि बेसिकली यूं हुआ होगा कि साउथ अमेरिका में रहने वाली कुछ स्पीशीज आहिस्ता आहिस्ता इन आइलैंड्स पर आकर रहना शुरू हो गई जिसकी वजह से उनके एंसेस्टर जो हैं वो साउथ अमेरिकन ही हैं। जब वो उन आइलैंड्स पर जाकर रहे उनमें उस वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस हुए जिनकी वजह से वो अपने उन एंसेस्टर की निस्बत चेंज तो हो गए लेकिन अभी भी बहुत सारी उनमें रिजेम्बलेंसेस हैं।
और उसने वहाँ पे 13 टाइप ऑफ द फिंचेस यानी चिड़ियों की जो 13 टाइप्स थी उनको उसने वहाँ पे स्टडी किया, जो कि उसको आपस में उनमें बहुत सारी रिजेम्बलेंसेस मिल रही थी, लेकिन सामने से ये लगता था कि ये बिल्कुल ही डिफरेंट स्पीशीज हैं, बट इंटरनली उनमें बहुत सारी रिजेम्बलेंसेस थी। और कुछ स्पीशीज ऐसी भी थी कि जो जस्ट उसी आइलैंड के लिए यूनिक थी, वो साउथ अमेरिकन ओरिजिनेटेड नहीं लगती थी, साउथ अमेरिका की वो नहीं थी। तो और बाकी सारी स्पीशीज जो थी वो वहां पर क्लोजली रिलेटेड मौजूद थी। ये साउथ अमेरिका है, ये गैलापागोस आइलैंड्स है। ये ये तकरीबन 18 या 21 आइलैंड्स जो हैं वो यहाँ गैलापागोस के जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ से स्पीशीज कुछ यहाँ पर आई, तो इस वजह से, क्योंकि ये जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, ये गैप है, इसकी वजह से एंसेस्टर जो यहाँ पर आए वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो गए, जो अब ज़ाहिरी तौर पे तो लगता है कि वो बिल्कुल डिफरेंट है साउथ अमेरिकन से, लेकिन इंटरनली जब डार्विन ने स्टडी किया तो उनमें बहुत सारी रिजेम्बलेंसेस थी। जब वो दोबारा से ग्रेट ब्रिटेन में 1836 में गया, उसने क्या किया, उसने ओरिजिन ऑफ द न्यू स्पीशीज और अडाप्टेशंस का जो था, इन दोनों को उसने समझा कि ये क्लोजली रिलेटेड प्रोसेसेस है, कि न्यू स्पीशीज अडाप्टेशंस के थ्रू इवॉल्व होती हैं, उसका कंसेप्ट ये बन गया। A new species will arise from an ancestor formed by the gradual accumulation of adaptations to different environments, separated from original habitat by geographical barriers over many generations. The two populations could become dissimilar enough to be designed as separate species. और आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस के साथ वो इतनी डिसिमिलर हो जाती हैं कि लगता है कि ये बिल्कुल ही सेपरेट स्पीशीज है और सेपरेट स्पीशीज ही वो बन जाती है। दिस इज अपेरेंटली व्हाट हैपेंड टू द गैलापागोस फिंचेस। उसने गैलापागोस फिंचेस में से कहा कि यही गैलापागोस फिंचेस में भी होगा। By the early 1840s, Darwin had worked out the major features of his theory of natural selection. उसने अपनी theory of natural selection के बहुत सारे features पे उसने काम किया। As the mechanism of evolution, उसने कहा कि natural selection का जो mechanism है, sorry, evolution का जो mechanism है वो natural selection में उसने explain किया अपनी theory में। In 1844, Darwin wrote a long essay on the origin of the species and natural selection. But before it could be published, Alfred Wallace, a young naturalist working in the East Indies, developed a theory of natural selection essentially identical to the Darwin's. अब बिल्कुल ही उसी से आइडेंटिकल क्या था, वो अल्फ्रेड वॉलस ने वही नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी, वही कंसेप्ट उसने पब्लिश करवा दी। Wallace's paper, along with extracts from the Darwin's published 1844 essay, were presented to the Linnean Society of the London on July 1, 1858, and Darwin quickly finished The Origin of the Species and published it in the next year. फिर उसके बाद डार्विन ने ये बुक राइट की, और इस बुक में दो मेन पॉइंट्स हैं: descent with modification and natural selection and adaptation. These two are main points of the origin of the species. Distance with with modifications. Darwin believed in perceived unity in life. डार्विन कहता है कि जो लाइफ की जो यूनिटी है वो परसीव्ड यूनिटी ऑफ लाइफ में है, कि सबसे पहले जो थे वो कॉमन है, सबका ओरिजिन वो इसी पे ही बिलीव करता है। विद ऑल ऑर्गेनिज्म रिलेटेड थ्रू डिसेंट्स फ्रॉम सम कॉमन ancestor that lived in the remote past. In the Darwin view, the history of the life is like a tree. The multiple branching and rebranching from a common trunk all the way to the tips of the living twigs, symbolic of the current diversity of the organisms. At each fork बोलते हैं कि जहाँ पर भी एक जो जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर्क जो होता है, ये डार्विन ने इसको, क्योंकि उसने ये बताया कि ये जो एक ट्री से उसने उसको रिजेम्बलेंस दी, जैसे एक दरख्त होता है, उसने उससे रिजेम्बलेंस दी और उसने उससे ब्रांचेस जो थी उसके बारे में उसने एक्सप्लेन किया। फॉर्क क्या है? जैसे ये एक मेन, ये कोई यहाँ पर एक कॉमन है ये ब्रांच, इसमें से ये दो ब्रांचेस निकलती हैं, तो ये जो दो पॉइंट्स इसके इसको हम फॉर्क बोलते हैं।
तो डार्विन ने उसको एक दरख्त से रिजेम्बलेंस दी। उस दरख्त का पूरा जो मेन तना है, जो ट्रंक है, वो कहता है कि ये कॉमन एंसेस्ट्रल ओरिजिन को बता रहा है कि शुरू में जो जो भी ऑर्गेनिजम्स थे वो बिल्कुल ही वो एक ही कोई ऑर्गेनिज्म था। और जैसे दरख्त की मुख्तलिफ ब्रांचेस होती हैं, उन ब्रांचेस को उसने नई से नई स्पीशीज के बारे में बताया। तो उसने कहा स्पीशीज नई तो है, लेकिन उनका ओरिजिन जो है वो कॉमन है। नेचुरल सिलेक्शन एंड अडॉप्टेशन। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो क्या है? डार्विन सजेस्टेड दैट पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज बिकम बेटर अडॉप्टेड टू देयर लोकल एनवायरनमेंट्स थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ये क्वेश्चन जो है वो इस पर आता होता है, ये आपने ध्यान से इसको करना है। द प्रोसेस बाय विच दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर बेस्ट अडॉप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट हैव अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइविंग एंड रिप्रोड्यूसिंग। ये नेचुरल सिलेक्शन है कि जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा अच्छे तरीके से एनवायरनमेंट में एडाप्टेशन जिसमें आ जाती हैं और उसको एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं, वो उनका ज्यादा चांस होता है अपने सर्वाइव करने का भी और नए से नए अपने ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने का भी। तीन मेन ऑब्जर्वेशंस हैं नेचुरल सिलेक्शन की: ओवर प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज। ये तीन ऑब्जर्वेशंस हैं, ये तीनों ऑब्जर्वेशंस इन डिटेल राइट करनी होती है। Overproduction. Production of more individuals than the environment can support leads to a struggle for existence among individuals of a population with only a fraction of the two surviving the each generation. यानी जितने ऑर्गेनिज्म ज्यादा प्रोड्यूस होंगे उनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म जो ज्यादा अडॉप्ट कर जाएंगे एनवायरनमेंट में, ज्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव करेंगे, वही सर्वाइव कर जाएंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या होता है? सर्वाइवल इज द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इट इज नॉट रैंडम but depends on the part of on the hereditary constitution of the surviving individual। कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में बेसिकली सिंपली यही एक्सप्लेन किया है कि जो ऑर्गेनिजम्स की जो जीन्स जिनकी इतनी अच्छी होंगी कि जो उनको उस एनवायरनमेंट में को बर्दाश्त करने की सलाहियत देंगी, तो ऑर्गेनिज्म आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे अच्छे तरीके से उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करेंगे, उसमें वो सर्वाइव कर लेंगे और जो सबसे ज्यादा फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, जो उस एनवायरनमेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा वो खत्म हो जाएगा। थर्ड जो है एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशी, ये क्या है? दिस यूनिक एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। जो सर्वाइव कर लेगा बेटर वही रिप्रोड्यूस भी करेगा। उनमें आहिस्ता आहिस्ता उनकी पॉपुलेशन में ग्रेजुअल चेंजेस होंगी और उनके फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मजीद एडअप होते रहेंगे उस एनवायरनमेंट के हिसाब से, और इस तरह से नई स्पीशीज इवॉल्व। तो ये तीन ऑब्जर्वेशंस हैं नेचुरल सिलेक्शन की। न्यू डार्विनिज्म क्या है कि डार्विन के बाद बहुत सारे कुछ और उसके जैसे शागिर्द हैं और कुछ और उनके कोलीग्स जो थे, उन सब ने मिल के ये न्यू डार्विनिज्म का कंसेप्ट जो दिया, जिसको मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस भी कहा जाता है। Origin of species convinced most biologists that species are products of evolution. An important turning point of evolutionary theory was the birth of the population genetics, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी फील्ड्स पे काम हुआ, जेनेटिक्स पे काम हुआ, जिन्होंने एक्सटेंसिव जेनेटिक वेरिएशंस पॉपुलेशंस में उनको रिकॉग्नाइज करवाया। और इससे क्या हुआ कि डार्विन की जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थी उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट्स जो थी वो की गई। With progress in the population genetics in 1930s, मेंडलिज्म एंड डार्विनिज्म वर रिकंसाइल्ड। मेंडलिज्म यानी मेंडल का जो जेनेटिक्स पे काम था उसका जो आइडियाज थे उनको, और डार्विन की जो थ्योरीज थी, इन दोनों को कंपाइल किया गया, इन दोनों आइडियाज को मिक्स अप किया गया, एंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ द वेरिएशन नेचुरल सिलेक्शन वाज वर्कड आउट। Thus, a comprehensive theory of evolution that became known as modern synthesis or new Darwinism was developed in early 1940s. This is called synthesis because it integrated discoveries and ideas from many different fields such as paleontology, fossils की study को, taxonomy यानी organisms की जो grouping और classification है, biogeography and of course population genetics। main role population genetics का है। जैसे ही population genetics पे काम हुआ, ये सारा कुछ ये जितनी भी डिस्कवरीज हुई उनसे क्या हुआ कि मेंडल के इस काम को, उन जेनेटिक्स के जितने भी वर्क्स थे उसके आइडियाज को और डार्विन के आइडियाज को मिक्सअप करके एक थ्योरी जो थी वो उसको थोड़ा सा चेंज किया गया कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो होती है वो बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जीन्स में वो आहिस्ता आहिस्ता जो चेंजेस होती हैं उनकी वजह से ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इन्वायरमेंट में बेटर सर्वाइव कर जाते हैं। थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये है न्यू डार्विनिज्म। न्यू डार्विनिज्म इज बेसिकली थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको राइट कर लें और इसको आपने याद कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।